चलिए स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पार्ट शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे अचीव होता है। तो पहले हमने देखा एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो थ्रू आवर नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा था थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अचीव होता है। तो अब जो हम इस चैप्टर का पार्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि वेरियस हार्मोन्स के थ्रू प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव करते थे, जैसे वो अपनी ग्रोथ को चेंज कर सकते थे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हमने हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, ये सब पढ़ा प्लांट्स में, ऐसे अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए हेडिंग डालते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in animals hormones। अब हमें हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, मतलब ये चीज इन फर्स्ट प्लेस रिक्वायर्ड ही क्यों है कि हमारा नर्वस सिस्टम से, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या नहीं अचीव कर पा रहे थे कि हमें हार्मोन्स की जरूरत पड़ी। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा किसी डेंजरस सिचुएशन में है, तो अगर उसे अपनी बॉडी को मूव करना है एट अ वेरी फास्ट रेट, तो वो कैसे करेगा? उसे एकदम से काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उसे कैसे प्रोवाइड होगी? ये एनर्जी उसे रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोवाइड होगी, जिसमें जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जल्दी बर्न होएगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे वो जल्दी मूव करेगा। बट अब अगर हम नॉर्मल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखें जो नर्वस सिस्टम के थ्रू अचीव होता है, उस केस में क्या होता है, हर सेल नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हर सेल को हम इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते और हर सेल तक डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज नहीं भेज सकते। इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के साथ एनिमल्स में इंट्रोड्यूस होता है। अब इस केस में क्या होता है, जैसे अगर कोई बंदा एकदम से डेंजरस सिचुएशन में है, तो उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, और ये जो एड्रेनलिन होता है ये फ्लाइट और फाइट हार्मोन होता है। अब ये जो हार्मोन है हमारा, ये हार्मोन हमारा क्या करता है, ये जो एड्रेनलिन है ये हमारा ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं ये होता है एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, पहली बात। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, अब इस हार्मोन से होता क्या है, इस हार्मोन से क्या होता है, इस हार्मोन से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, और जब हमारा हार्ट रेट बढ़ता है तो जो हमारा हार्ट ऑक्सीजन पंप कर रहा है पूरी बॉडी में वो जल्दी से ऑक्सीजन पंप करता है। और सिंस ये जो पूरा ऑक्सीजन है, जो हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में, ये इसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो जाती है, तो जो हमारे सेल्स हैं पूरी बॉडी में इनके पास भी ज्यादा ऑक्सीजन जाती है। सिंस सारे सेल्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन है तो उनके पास ज्यादा रेस्पिरेशन हो पाती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे हम जल्दी से जल्दी किसी भी डेंजर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आइए इस पूरी चीज को हम लिखते हैं कि पहले हमें चाहिए क्यों, व्हाई हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड। Hormones are required to reach each and every part of our body, as each cell cannot be directly connected with our nervous system। हमारी बॉडी का जो हर एक एक सेल है वो नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हमें हार्मोन्स चाहिए होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो केमिकल सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट होने में टाइम भी लगता है।
इससे क्या आती है, लेटेंसी आ जाती है, मतलब डिले आ जाता है। तो इस डिले को ओवरकम करने के लिए भी हमें हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। इसे लिखते हैं केमिकल सिग्नल आर फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स and thus remove latency in message transmission। मतलब जहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जैसे ब्रेन से हमारे हाथ तक मैसेज जाने में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो उस केस में क्या होएगा, जो हमारे केमिकल सिग्नल्स हैं वो जल्दी से वही काम कर देंगे। और लेटेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा न्यू वर्ड है डिले। एक्स्ट्रा टाइम टेकन। ठीक है, तो हॉर्मोन्स के थ्रू हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें क्यों अचीव करना है, हमने पहले ये देखा। अब जैसे हमने बात की थी एड्रीनलिन की, जो कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, अब उस केस में हो क्या रहा था, तो अब हम पढ़ेंगे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस क्या करते हैं फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में। Adrenaline gland is located near the pair of kidney। एड्रेनलिन ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है, किडनीज के पास। इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रीनलिन। तो इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन। अब क्या होता है, ये एड्रीनलिन जो हार्मोन है ये हमारी पूरी ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, हमारे पूरे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। दिस हार्मोन is diffused with our blood and transported to each and every part of our body। मतलब ये जो एड्रीनलिन है ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर ये हमारी पूरी बॉडी के पास ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प होती है हमारे ब्लड के थ्रू। अब the target audience, the target organs or the specific tissues on which it acts includes human heart। मतलब जब एड्रीनलिन हमारे ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस किया तो वो जब ब्लड में डिफ्यूज हो गया और पूरी बॉडी पे ट्रांसमिट हुआ, अब क्या होता है, ये एड्रीनलिन हमारे हार्ट पे एक्ट करता है। अब इसका एक्शन क्या होता है, एक्शन ऑफ adrenaline
ऑन आवर हार्ट। मतलब एड्रेनलिन के होने से हार्ट में क्या फर्क आता है? द हार्ट बीट्स फास्टर, this results in supply of more oxygen to our muscles। मतलब हमारा हार्ट पहले फास्टर बीट करता है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है ईच एंड एवरी मसल। दिस गिव्स मोर एनर्जी फॉर spontaneous reaction for flight और fight response। मतलब जब एड्रेनलिन हमारे हार्ट के पास पहुंचता है ब्लड के थ्रू, तो हार्ट क्या करता है? हार्ट और ज्यादा तेज ब्लड को पंप करने लग जाता है। सिंस हार्ट ने ज्यादा तेज ब्लड को पंप करने लग गया, तो अब जो हमारे पास अवेलेबल ऑक्सीजन है हमारे हर सेल के पास, वो ज्यादा हो जाती है, हर मसल के पास ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारे पास ज्यादा एनर्जी हो जाती है रिएक्ट करने के लिए इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये हमने देखा एक्शन ऑफ एड्रेनलिन ऑन आवर हार्ट। अब ये जो हमारा हार्मोन है ये सिर्फ हार्ट के पास नहीं जाता, ये हमारी डिफरेंट मसल्स के पास भी जाता है, ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास भी जाता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास भी जाता है। जैसे इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब एड्रेनलिन प्रोड्यूस होने की वजह से अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फर्क पड़ा? द ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम is reduced, the blood to digestive system is reduced due to concentration of muscles around small arteries in these organs। मतलब अब सिंस हमारी बॉडी को जल्दी से रिएक्ट करना था और हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, इस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी बॉडी पॉज कर देती है, वहां पे ब्लड की सप्लाई भेजना कम कर देती है और धीरे धीरे बंद कर देती है, जिससे जो सारा ब्लड है वो हमारी मसल्स के पास जाए और मसल्स के पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो रिएक्ट करने के लिए। तो ये था इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ब्रीदिंग रेट कैसे चेंज होता है या हमारा रेस्पिरेशन कैसे चेंज होता है एड्रेनलिन से। इफेक्ट ऑफ ऑन आवर ब्रीदिंग। मतलब अब हमारी ब्रीदिंग रेट में क्या फर्क आएगा, अब हम ये देखेंगे। दिस डाइवर्ट्स ब्लड टू आवर skeletal muscle। The breathing rate increases and this is due to contraction of diaphragm and rib muscles। मतलब
पहले एड्रेनलिन की वजह से क्या हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पॉज कर दिया कि वहां पे हम ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे। अब इसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई एक जगह कम हो गई तो दूसरी जगह वही ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हमारी स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम और जो हमारी रिपकेज है उसकी मूवमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से हम और ज्यादा रैपिडली गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ओवरऑल हो रहा है, पहले जो हमारा एड्रीनलिन ग्लैंड है जो कि हमारा किडनीज के ऊपर लोकेटेड है, वो एड्रीनलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एड्रीनलिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो पहले ग्लैंड्स ने एड्रीनलिन को प्रोड्यूस किया, ये एड्रीनलिन हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो गया, हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हुआ, हर ऑर्गन हर सेल के पास गया, क्योंकि ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है हमारी बॉडी में। तो ये पूरा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो किया। फिर जैसे ही हमारे हार्ट के पास पहुंचा, हमारे हार्ट ने हमारा जो पंपिंग एक्शन है उसे तेज कर दिया, हमारा हार्ट और तेज तेज पंप करने लगा, जिससे हम ज्यादा ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट पे सप्लाई करने लगे। फिर जब यही एड्रेनलिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पास पहुंचा तो उसने उसे पॉज कर दिया, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम करनी थी, क्योंकि हमें एनर्जी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा चाहिए थी। फिर एंड में क्या होता है, एंड में हमारा ब्रीदिंग एक्शन और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और जल्दी रिएक्ट करने के लिए। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन आवर बॉडी की, हमने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देखा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने देखा एनिमल्स कैसे अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव कर रहे हैं, ऐसे ही हमें देखना है, ऐसे ही हमने देखा था प्लांट्स कैसे अचीव कर रहे हैं हार्मोन्स के थ्रू, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी। अब अगर हम बुक में देखें तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एड्रेनलिन ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है। तो मैं आपको रफ स्केच के थ्रू दिखा सकता हूं एड्रेनलिन ग्लैंड कहां पे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब अगर मैं ह्यूमन का एनाटॉमी बनाऊं, रफ स्केच है, ह्यूमन मेल, अगर हम रफ स्केच देखें तो अगर यहां पे किडनीज लोकेटेड है, पहले हम पूरा डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन गया, बट अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, यहाँ पे हमारी टेस्टिस हैं, ये हमारी टेस्टिस, यहाँ पे हमारी किडनीज। तो जो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो जो हमारे इन ग्लैंड्स की लोकेशन है वो यहाँ पे प्रोड्यूस है। अब इस डायग्राम में अगर मैं आपको 3-4 और हॉर्मोन्स बताऊं जो कि हमारी बॉडी यूज करती है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे पहले मैं आपको ऑर्गन्स बता देता हूँ। यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड हो गए, यहाँ पे टेस्टिस हो गए, और फिर एक यहाँ पे अगर ह्यूमन ब्रेन है तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने ब्लैक एक स्पेसिफिक रीजन से दिखाया है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और एक हम यहाँ पे फूड पाइप और यहाँ पे हमारी नेक के पास एक ग्लैंड और प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड। तो अब हमने इस डायग्राम में पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, थायराइड ग्लैंड देखा, एड्रेनलिन ग्लैंड देखा, हमने टेस्टिस देखा। अब हम इन सब के रोल देखेंगे कि ये सारे ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और उस हार्मोन से कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव हो रहा है।
तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे पहला हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, it controls all the other glands। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मतलब अब अगर एड्रिनलिन ग्लैंड्स को एड्रिनलिन प्रोड्यूस करना है तो वो कौन बताएगा? वो पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है और उन्हें रेगुलेट करता है कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। फिर जो दूसरा हमारा ग्लैंड है, ये हमने देखा एड्रीनलिन ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस adrenaline, it's a flight or fight hormone। it's located above the pair of kidneys। मतलब एड्रिनलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और डायग्रामेटिकली देखें तो एक किडनीज के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एड्रिनलिन ग्लैंड हमारा चेक, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया। अब हमारा थायराइड ग्लैंड बचा है और हमारे टेस्टिस बचे हैं। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमने पूरा अपने नोट्स में पूरा कवर कर लिया है, कैसे होता है और एड्रिनलिन के इफेक्ट्स क्या होता है हमारी बॉडी पे, वो हमने ढंग से लिख लिए हैं। अब जो हमारा तीसरा है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड को समझने के लिए हम ये देखेंगे, थायराइड ग्लैंड पहले तो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड हमारा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब इसमें हमारे पास नया वर्ड क्या आया? मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखते हैं, मेटाबॉलिज्म है क्या। ये हमारी नई डेफिनेशन है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है द केमिकल प्रोसेस which occurs in a living organism, the chemical process which occurs in a living organism in order to maintain its life। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है एक केमिकल प्रोसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन करता है, जिससे वो जीवित है, जिससे वो जिंदा रह पाता है। तो हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखी। अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन का रोल क्या है? द रोल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन is to regulate the metabolism of carbohydrates, fat
एंड प्रोटीन्स। मतलब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को रेगुलेट करता है। मतलब कितने ज्यादा, अब अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या रेगुलेट करता है कि किस रेट पे जो हमारा खाना है वो बर्न हो और किस रेट पे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो हम ज्यादा मोटे हो जाएंगे, अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम ज्यादा पतले हो जाएंगे। मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं वो ज्यादा जल्दी बर्न हो जाएगा, तो उसका, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। तो अगर हम रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में कभी आपने सुना हो, हम कहते हैं किसी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, किसी का मेटाबॉलिज्म कम है, या कोई इंसान जल्दी मोटा होता है, कोई इंसान जल्दी पतला होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि सबका थायराइड ग्लैंड अलग होता है और सबकी केमिस्ट्री अलग होती है। तो सबके में जो थायरोक्सिन हार्मोन है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट अमाउंट में रिलीज होती है। तो इसीलिए कोई जल्दी खा के कोई जल्दी मोटा हो जाता है और कोई देर में मोटा होता है। तो ये हमने देखा थायरोक्सिन हार्मोन का रोल। अब इससे हमारे पास दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। दो तीन क्वेश्चंस क्या है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, what happens in an iodine deficient diet? अब अगर किसी की डाइट में आयोडीन कम है तो उससे क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। अगर किसी की डाइट में आयोडीन कम है, उस केस में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सिंस वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी जो हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, या वो उसे, उसका जो रेट है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सिंस वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाती तो इसमें जो पर्सन है वो काफी ज्यादा वेट फ्लक्चुएशंस झेलता है। मतलब उसे, जब हमारा थायरोक्सिन हार्मोन ही रेगुलेट नहीं हो पा रहा तो हमारा मेटाबॉलिज्म ही रेगुलेट नहीं हो पा रहा। तो इसके आंसर में देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू error in working of thyroid gland, thyroid gland is not able to produce thyroxine, which leads to disturbance in regulation of rate of metabolism of a person। मतलब जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, उससे थायराइड ग्लैंड एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। जब वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होती। जब थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होती तो मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका जो एक चीज हम और देखते हैं, अ स्वोलन नेक कैन बी seen in a person suffering from deficiency of iodine. This condition is called goiter. तो अगर किसी को आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो उसकी जो नेक है वो थोड़ी स्वोलन हो जाती है,
प्लस उसे हम कहते हैं उसे गॉइटर हो गया है, ठीक है। तो अब हमने देखा थायराइड ग्लैंड का रोल क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, और थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन होने से क्या डिस्टरबेंस हो जाता है। अब हमने क्या देखा, जो हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड सिंस मास्टर हार्मोन है तो इट आल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन भी रेगुलेट होता है। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने देखा एड्रिनलिन ग्लैंड, हमने देखा थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन, फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा। फिर जब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फोर्थ सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ह्यूमन मेल्स में हमारे पास होता है टेस्टिस, और फीमेल्स में हमारे पास होता है ओवरीज। तो जो ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, और फीमेल्स में ओवरीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव करते हैं थ्रू सेक्स ऑर्गन्स। तो अब जो ह्यूमन टेस्टिस हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे ह्यूमन मेल्स में प्यूबर्टल चेंजेस लाती है। ऐसे ही जो फीमेल्स में ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें फीमेल्स में प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल for bringing pubertal changes in males and females respectively। मतलब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मेल्स और फीमेल्स में चेंजेस रिस्पेक्टिवली लाते हैं। अब जो हमें देखना है, अब हमें देखना है पैनक्रियाज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर उसकी कमी होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। फिफ्थ, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, it produces insulin। पैनक्रियास हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन का रोल क्या होता है, इंसुलिन helps in regulating blood sugar levels। मतलब इंसुलिन जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो अब अगर पैनक्रियास का रोल डिस्टर्ब हो जाए या पैनक्रियास इंसुलिन ढंग से सिक्रीट नहीं करे तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। बट हमारे जो ब्लड में शुगर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पहली बात ये तो ह्यूमन में हमारे पास क्या है, ब्लड है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लस ये फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो कि इन द फॉर्म ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। मतलब हमारे ब्लड में खाना और ऑक्सीजन जा रही है ईच एंड एवरी सेल के पास, जो कि सेल इंडिविजुअली रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मसल सेल अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिससे हम मसल्स मूव कर पा रहे हैं, बोन सेल्स डिफरेंटली काम कर रहे हैं,
हमारे नर्व सेल्स डिफरेंटली काम कर रहे हैं, इनका डिफरेंट फंक्शन है, इनके अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं और अपनी इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है। तो अब हमारा पैनक्रियास हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन्स if pancreas is not able to function properly। मतलब अगर पैनक्रियास कभी काम नहीं कर पाती ढंग से तो उसमें क्या होता है, insulin production is affected, which leads to disturbance in blood sugar level, the rise in blood sugar level can cause various conditions like kidney disease, vision problem, kidney disease, vision problem, heart disease, and even neurological disorders। मतलब अब अगर हमारा पैनक्रियास ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए, और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो गई, जैसे हमारे पास हार्ट कंडीशंस हो गई, हमारे पास विजन प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब हमें नर्व्स में दिक्कत हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब अगर किसी को इंसुलिन, किसी की बॉडी इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, कुछ लोग जो कि डायबिटिक होते हैं जिनकी पैनक्रियास इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो वो लोग इंसुलिन के शॉट्स या इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं जिससे वो अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन का लेवल मेंटेन करते हैं, जिससे वो ये सारी कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। तो इसे मैं नोट में लिख रहा हूं, पेशेंट्स विद प्रॉब्लम टेक insulin shots or injections to artificially maintain / regulate the level of insulin। मतलब जिन पेशेंट्स को दिक्कत होती है पैनक्रियास में या कुछ मतलब उनका जो बॉडी के रेगुलर फंक्शंस हैं वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाते तो वो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन शॉट्स लेते हैं जिससे वो इंसुलिन रेगुलेट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो अपनी इन जैसे वो हार्ट प्रॉब्लम्स और इन सबको अवॉइड करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा रहेगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे की बॉडी प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जिससे उसकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, उसकी आर्टरीज में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे उसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ऐसे ही डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, इसलिए इंसुलिन का लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये लास्ट पार्ट हमारा चैप्टर का क्या डिस्कस करता है कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या करते हैं। जैसे हमारा पैनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस किया, एड्रीनलिन ग्लैंड ने एड्रीनलिन प्रोड्यूस किया, ऐसे ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया। तो ये सारे हार्मोन से क्या हो रहा है, ये सारे हार्मोन से हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव हो रहा है। बट हमारी बॉडी में क्या होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है जिससे
अगर फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमल लेवल पे आ गया, अब उसे और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करना, तो हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि ऑप्टिमल लेवल ब्लड शुगर का अचीव हो गया है, कि और इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पैनक्रियास को इंस्ट्रक्शन देगा कि और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करना। तो यही है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? Hormones released by our body help to achieve control and coordination। जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी से वो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव करने में हेल्प कर पा रहे हैं। अब दीज हार्मोनल सेक्रीशन आर रेगुलेटेड बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म। जो ये हार्मोनल सेक्रीशन है ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हार्मोनल सेक्रीशन को रेगुलेट कर रही है। जैसा मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जब इंसुलिन के सफिशिएंट लेवल क्रिएट हो गया जिससे ब्लड शुगर ऑप्टिमल लेवल पे आ गया तो और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें कौन दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड दे रहा है, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट और चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर जो इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।